प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी ओआईसी इजलास के वाले से, और ख़ास तौर पे जो हुसैन थे वो सब गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले, और उन्होंने कहा था कि जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ इस्लामी मालिक जो है वो इन चीज़ों इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, और जहाँ पे ऑयल की बात है, हवा की बात है, पानी की बात है, और ये सारे रिसोर्स इस्लामी मालिक के पास बिल्कुल हैं, लेकिन हम मोहताज हैं मगरबी दुनिया के। वो टेक्नोलॉजी अपनी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें ले जाते हैं, हमें उसकी जो रियलिटी है, उसका जो राइट्स है वो बहुत कम मिलते हैं। फुरकान साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं आगे इस बहस को सदीकुल फारूक साहब की तरफ लेके जाऊँगा। अथॉरिटी की बात हो रही थी जो हुसैन थे वो साहब ने बात की। देखिए, अथॉरिटी पहले समझना पड़ेगा, जैसे सिद्दीक भाई ने भी कहा कि क्या कभी हम एक थे या क्या कभी हम एक हो सकते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए ये उम्मत 1924 तक वन उम्मा वन नेशन की फॉर्म में खिलाफत उस्मानिया में हमें नज़र आती है। आप बरतानिया का कमाल देखें और अरब वर्ल्ड में बरतानिया फ्रांस का मुश्तरका कमाल देखें कि उन्होंने 1924 से लेकर 1960 तक इस्लामी दुनिया को 57 झंडों में तकसीम किया, 57 बॉर्डर्स बनाई, और जो खिलाफत में उस दौर का जितना बड़ा गद्दार था उसको उस इलाके का हुक्मरान बना दिया। ये छोटे छोटे राजवाड़े टाइप के इलाके हैं जिनको अमेरिकन बेसिस देकर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। और जब डिवीजन किया तो पता है कैसे किया? किसी को ऑयल एंड गैस दे दिया, किसी को ज़राअत दे दी, किसी को ए दिया, किसी को बी दिया, किसी को सी दिया। कोई एक ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ दिया गया हो। फिर ओपेक बना के कहा अगर तुम्हें तेल खरीदना है तो डॉलर से खरीद सकते हो, यानी इस्लामी ममालिक एक हो ही नहीं सकते बिना डॉलर के। तो हम कह रहे हैं कि चौंके बिठाए हुए ऊपर जो लोग थे वो इन्हीं के लोग थे, तो हमारा एक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, हो ही नहीं सकते। हमारा ये डिवीजन बड़ा अननेचुरल है, ये नेचुरल डिवीजन ये कर ही नहीं पाए हैं। रह गई बात रिसर्च की, बात करी थे प्रो साहब ने। देखिए, रिसर्च दुनिया में हमेशा रियासतें करती हैं, अमेरिका में भी रिसर्च रियासत करती है, पाकिस्तान में भी रियासत को करने की जरूरत है, अरब वर्ल्ड में भी रियासत कर सकती है। रिसर्च इंडिविजुअल का काम नहीं है। जिस तरह हमारी रियासत ने अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम बनाया तो किसी इंडिविजुअल ने तो नहीं बनाया ना। जब रियासत करने पे आती है तो कहीं से टेक्नोलॉजी भी ले आती है, बंदे भी ले आती है, और आप देखें कुछ ही साल में एटमी धमाका करने के काबिल भी हो जाती है। अब आ जाते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट तीसरी बात पर। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में जो अवाम है ना, ये इन प्रिंसिपली यूरोप और अमेरिका से नफरत करते हैं। तभी आपको नजर आता है जब हमारे यहाँ हुक्मरानों की सीटें हिलने लगती हैं ना, तो वो अचानक एक बयान दाग देते हैं, मेरे पीछे यूरोपियन लग गए, मेरे पीछे अमेरिकन लग। अरे 1.5 साल पहले आप अमेरिका से आए थे तो आपने एयरपोर्ट पे कहा था आज मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 1992 का वर्ल्ड कप जीत गया हूं। 1.5 साल में क्या हो गया? अभी 2 साल पहले फ्रांस के मैटर पे आपको जब कहा गया कि फ्रांस का सफीर निकालो तो आपने कहा जी फ्रांस से तो हमारी बड़ी तिजारत है, फ्रांस तो हमारा दोस्त मुल्क है। तो जब आपकी 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 इक्तदार की कुर्सी हिलने लगती है ना, तो आप फिर अचानक मुसलमान बन के कहने लगते हो मैं असल में कुछ ऐसा करने जा रहा था कि अमेरिका मेरा मुखालिफ हो गया। तो और अमेरिकी मुखालफत में समझते कि इंटरनेशनल साजिश है? आप नहीं समझती ये बात कि ये सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है? किसके खिलाफ इंटरनेशनल साजिश? पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान को ले जाने की, वापस जाने की बात हो रही है ना। तो इमरान खान तो मतलब उसका जाने का अमेरिका से क्या लेना देना? अभी 1.5 साल पहले खान साहब ने कहा था 1992 का वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, बाइडन से ताल्लुकात थे, उससे ट्रंप से ताल्लुकात थे। क्या हो गया ऐसा अचानक 4 साल बाद आपको पता लगा कि आप अमेरिका मुखालिफ हो? देखिए, आपने कह दिया, आप फ्रांस के टाइम पे कह के दिखाते ना एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, फ्रांस के टाइम पे जब सफीर निकालना था आप शट अप कॉल देते, कहते एब्सोल्युटली नॉट, मैं सफीर भी निकाल रहा हूं, और अगर आपने खाके फ्रांस की इमारतों से नहीं उतारे तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं मैं मिसाइल मार दूंगा। ये मिसाइल इसी दिन के लिए थे कि अल्लाह के नबी की शान में कोई गुस्ताखी ना करे। लेकिन हमारे यहां एक लाइन पे एंड कर दूं, हमारे यहां कुत्ता भी अगर अमेरिका मुखालिफ हो जाए ना तो लोग उसको चूमेंगे। इमरान खान साहब ने अमरीकी मुखालफत का कहानी तो सुना दी है, बट आई डिसएग्री विद द आइडिया। ये कोई अमरीकी मुखालिफ नहीं है, ये उन्हीं के बिठाए हुए हुक्मरान। आपने ये बात की, मैं तो जाना तो मुझे सिद्दीक और फारूक साहब के पास था, लेकिन मैं पहले कुरैशी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। कुरैशी साहब, आप फुरकान हसन साहब की इस बात से अग्री करते हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम सहारा लेते हैं इंटरनेशनल जो प्रोपेगेंडा है, साजिशें हैं, हर चीज़ के पीछे हम इंटरनेशनल साजिश ले आते हैं, अमेरिका है या फलाना है। आप नहीं समझते कि ये सीरियस थ्रेट्स हैं? और जो मेरी एटलीस्ट इनसाइट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आलमी साजिश भी इस चीज़ का हिस्सा है, बहुत सारी बैड गवर्नेंस भी है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं इंटरनेशनली। अगर आप देखें इंटरनेशनल सिनेरियो में, अगर आप देखें तो आपको साजिशें नज़र आएंगी, चूँकि कोई भी मुल्क आपको आगे जाता हुआ या किसी बड़े ब्लॉक का या अच्छे ब्लॉक का हिस्सा बनता हुआ देख नहीं सकता। कुरैशी साहब देखिए, जो फुरकान साहब पास से इत्तफाक करना मेरा राइट नहीं बनता, मेरी अपनी एक राय है। जी जी। अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल साजिशें ना हो रही होती, कभी भी जुल्फिकार अली भुट्टो को
था। पाकिस्तान तो डायरेक्ट अमेरिका सारी फॉरेन टेरर में हिस्सा लिया, ठीक पाकिस्तान को ठीक। कुरैशी साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही। प्रोड्यूसर साहब जरा आवाज़ चेक करें। मैं सदीकुल फारूक साहब क्विकली आपकी तरफ आऊँगा। सदीकुल फारूक साहब, जो फुरकान साहब भी बात कर रहे थे, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमारी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप वर्ल्ड कप जीत कर आए 1.5 साल पहले, तो उसके बाद फिर साजिशें शुरू हो जाती हैं और है इंटरनेशनली चीज़ें भी हैं। ज़ाहिर हुकूमत ये चीज़ें सामने लेके भी आएगी, प्राइम मिनिस्टर ये दावा भी कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई में, चूँकि आप भी हुकूमत में रहे हैं, आप इन चीज़ों को पर्सनली समझते भी हैं, जानते भी हैं कि अब इंटरनेशनल प्रेशर तो आता है, ज़रा कोई भी मुल्क हो, हम इस वक्त इमरान खान की हुकूमत की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, रियासत की बात कर रहे हैं, खित्ते में बहुत बदलाव आ रहा है, चेंजिंग्स आ रही हैं, तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, जो बड़े मुल्क हैं, वो प्रेशर तो बिल्ड करते हैं आपको किसी एक तरफ लगाने के लिए। ज़फ़ीर साहब, साजिश को दुश्मन करेगा। मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, मेरे दाएं बाएं दुश्मन है, दूर भी दुश्मन है। जो मुझसे 100 गज दूर बैठा है वो बहुत बड़ा ताकतवर है और मेरे पास उससे लड़ने के लिए जरूरी सामान नहीं है। और मैंने अपने घर में बहन भाइयों के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी है, सही, अपने घर को भी तकसीम कर लिया है। तो प्रेशर मुझे ये ज़्यादा आ गया ना। बताइए कि मैं उन साजिशों का मुकाबला कर सकूंगा, उन नहीं दुश्मनों कर का सकूंगा, मुकाबला सही कर कह सकूंगा? मैंने यही अर्ज किया था। मैंने जरा तफसील, मैंने जो अपना मेरे भाई नदीम कुरैशी ने अपना अल्लामा इकबाल साहब का एक मिसरा के है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात, उन्होंने जुर्म ज़ईफ़ी की बात की। मैंने उस जुर्म ज़ईफ़ी की तशरीह कर दी कि हम कहाँ कहाँ ज़ईफ़ हैं, कहाँ कहाँ कमजोर हैं। ठीक, इसलिए उन्होंने कहा मैं ऐसे एग्री नहीं करता। लेकिन मेरे भाई, बात ये है कि ये आपके सामने एक चीज मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि ये इतने मुसलमान मुल्क हैं, इतनी मैंने अर्ज किया ताकत है, अगर ये कश्मीर पे हमारा साथ देना चाहें और सिर्फ 2 मुल्क, एक सऊदी अरब जी जी, और एक यूएई जो एक मुत्तहिदा अरब अमारात है, वो इतना ही कह दे इंडिया को कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान के साथ बैठकर कश्मीर का मसला हल करें, वरना हम आपकी पूरी वर्क फोर्स नहीं, 50% वर्क फोर्स को निकाल देंगे, अपने मुसलमान मुल्कों से लेके आएंगे और आपके साथ हमारे तिजारती मुआहदे जो हैं वो हम रिव्यू करेंगे। आप देखिए, इंडियन क़यादत सर के बल चल के जाएगी और कहेगी कि जनाब हम ये मसला हल करते हैं। लेकिन नहीं है ना ये बात। ठीक। लेकिन क्या वजह बनी सदीकुल फारूक साहब, वो यूएई और वो सऊदी अरब जहाँ पे मैन पावर हमारी होती थी और हमने उनको ये चलना सिखाया, हमने उनके मुल्क डेवलप किए और आज वहाँ से हम माइनस होते जा रहे हैं, तो ये पॉलिसीज या गलत पॉलिसीज भी तो हमारी हैं। हम अपने मईशत को ठीक नहीं किया, हम बैन अवी कमिटमेंट्स कुछ लोगों ने की, उन्होंने अजीब अजीब अंदाज इख्तियार किया। जब मईशत ठीक नहीं की तो कर्जे लेते रहे, कर्जे लिए अंदर लोगों को, अपनों बहन भाइयों को मैंने कहा मारना शुरू कर दिया और हर तरफ हमने हाथ फैला के हम जाते हैं तो फिर मांगने वाले की क्या इज्जत रह जाती है? फिर ये मुल्क आपका क्यों साथ देगा? तो सर, जब मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है तो फिर आप ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। अभी ये पॉलिटिकली में नहीं। ज़फ़ीर साहब, आपने ये सवाल किया, बड़ा सवाल तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसी मुत्तहिदा अपोजिशन का जो आज उनसे मुतालबा कर रही है और वो अदम एतमाद लेके आई है, जब तहरीक लबैक ने धरना दिया, आपको याद दिलाता हूं, क्या सारी अपोजिशन इमरान खान के साथ खड़ी नहीं हुई थी? क्या जब इंडियन एग्रेशन सामने आया सारी अपोजिशन साथ नहीं खड़ी हुई? जब कोरोना ने हमला किया सारी अपोजिशन साथ खड़ी नहीं हुई? ये अलग बात है कि इमरान खान तकरीर करके वहां से भाग गए और अपोजिशन की बात नहीं सुनी। ठीक। फिर इसी अपोजिशन ने इकोनॉमिक चार्टर की पेशकश नहीं की। ठीक। क्या इसी अपोजिशन में से फारूक साहब, लगाया इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर अपोजिशन क्या करती? सर इमरान खान का काम ये था कि वो आगे बढ़ के ये हाथ पकड़ते, इकट्ठे चलते और ये तासुर देते कि हम इकट्ठे हैं। बिल्कुल इकट्ठा, बिल्कुल ये तासुर देना चाहिए था। और सिद्दीकुल फारूक साहब, आप ज़रा बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आप चीज़ों को समझते भी हैं। पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल नहीं पूरे कर सका, हुकूमतें 5 साल पूरा की। आपकी भी पाकिस्तान पार्टी की 8 से अगर हम 18 तक की बात करें और 18 से अब 23 तक कर लेते,
हाँ, तो अगर ये इमरान कम खान से कम ये साहब रीत तो तोड़ने आई दे, ऑफर ये रीत तो कम से कम टूटे कि 5 साल खान साहब ने पूरे किए, उसके बाद आए आप इलेक्शन लड़े। खान साहब ने जब धरना दिया तो कब दिया, फिर उसके बाद जब वो नाकाम हो गए तो पिशावर जो आर्मी पब्लिक स्कूल था उसका सानिया हुआ, ठीक। तो नवाज शरीफ साहब ने बावजूद इसके कि इमरान खान ने जो कुछ किया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई तो इमरान खान को भी बुलाया, साथ बिठाया। साथ बैठे थे, बिल्कुल ऐसे ही। ये बात इस तरह करें ना भाई, मैं चले ये कहना मिलकर चलना चाहता चाहिए, और ठीक है। फिर सिद्दीकुल फारूक साहब आपका पॉइंट आ गया। थेपो साहब क्या समझते हैं, जो आप बात भी कर रहे थे स्टार्ट में, और सिद्दीकुल फारूक साहब भी कह रहे हैं कि अगर सऊदीया और दुबई ही ये बात कह दें, यूएई के ज़रा कश्मीर पे फोकस करें, तवज्जो दें और मसला मिल बैठ कर हल करें, तो इंडिया ये बात मानेगा। लेकिन ज़ाहिर मफादात हैं, हर मुल्क के अपने मफादात हैं, और बहुत सारे वो इस्लामी ममालिक जिनको चलना हमने सिखाया, जिनको सपोर्ट हमने की, वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। ज़ाहिर उनकी अपनी पॉलिसीज़ थी, इकॉनमी बेहतर हो गई उनकी, हम पीछे रह गए। लेकिन आज भी एटमी ताकत ज़ाहिर हम हैं, हम अपना सर्वाइवल और हम अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से कैसे यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ बना सकते हैं, किस तरह हम इस खित्ते में अपनी जो हुक्मरानी है वो बेहतर कर सकते हैं, अपनी इकॉनमी बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ उसी इस्लामाबाद में जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ पे एक हुकूमत को घर भेजने और दूसरी हुकूमत को बनाने की बातें हो रही हैं। तो फिर जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इस्लामी मालिक हों या दूसरे मालिक हों, वो कैसे आपके साथ खड़े होंगे? सर बात यह है कि सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे बड़े हैं, हम उनसे सीखते रहते हैं, सियासत में उनका वसी तजुर्बा है। लेकिन बात यह है ना कि ये जो बात फरमा रहे हैं कि वो उनको थ्रेट करेंगे, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज हम देखते हैं तो वो तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। वहाँ पे जनाब यूएई में उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो सऊदी अरब में बुला के उनको तलवारें पेश किए जा रहे हैं। बिल्कुल उनके फौजी जाके वहाँ पे, ये पहली मर्तबा हो रहा है वहाँ पे ट्रेनिंग। देखें, ये दुनिया एक दुकान है, हर किसी ने अपना अपना सौदा बेचना है और सौदा खरीदना है। उन्होंने अपना ऑयल बेचना है और इंडिया के बेंगलोर से उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी लेनी है जी। आप अगर ग्राउंड रियलिटीज पे जाके काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर यूएई आज चाहे और इंडियन को बोले कि वहां से सारे के सारे निकल जाएं और वो सरवाइव कर लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सही। क्योंकि यूएई मैं समझता हूं कि दुबई एक कॉलोनी है किसी मुल्क की, वो जो इस वक्त सुपर पावर है। अगर सुपर पावर चाहे तो ये दुबई जो है वो 6 महीने भी सरवाइव नहीं कर सकेगा, जिनके सारे ऑफिसेज उन्होंने वहां पे शिफ्ट किए हुए हैं। तो ये दुनिया एक ग्लोबल शॉप है, एक ग्लोबल दुकान है, इसको अभी हमें समझना पड़ेगा। हमें एक जुमला मेरा ले लें। सिद्दीक साहब ऐड करना चाह रहे हैं। जी जी, एक जुमला, जस्ट वन सेंटेंस। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ओआईसी भी उस वक्त वो बात करेगी, वो इनको ये थ्रेट दे सकेगी जब वो भी मुसलमान उम्मा का कंसेप्ट होगा और मुसलमान मुतहिद होंगे। मैं भी यही कह रहा हूँ, वरना तो दुकान है और अपने अपने मफादात हैं, तो फिर उम्मा कहाँ और फिर हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? कंप्लीट कीजिएगा थे वो साहब। इंडिपेंडेंस अपनी पॉलिसी नहीं बना सकेंगे। अब जब तक सऊदी अरब कहीं से डिक्टेशन लेके फैसले नहीं करेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। एक बड़ी प्यारी बात की है। ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि ओआईसी का मतलब है ओआईसी। तो मैं अभी तक यही समझता हूँ। ठीक है, बड़ा जबरदस्त, अच्छा आपने ये पॉइंट ऐड किया। जो अहमदीनेजाद ने कहा था, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ न कुछ तो होगा, कोई बातें होगी। ठीक है, कुछ न कुछ तो होगा। कुरैशी साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, पहले भी आपको टाइम नहीं मिल सका, कम्युनिकेशन थोड़ा सा इशू आ रहा था। कुरैशी साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? नदीम कुरैशी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, बदकिस्मती। चाह रहे थे कि हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे अमल में। फुरकान साहब आप क्विकली ऐड करें। सर, थेपो साहब ने जैसे बड़ी शॉर्ट बात करी कि ये हुक्मरान चूंकि सुपर पावर से डायरेक्शंस लेते हैं, क्योंकि ये बिठाए हुए सुपर पावर्स के हैं। यानी ये वेस्ट के कहने पे मंदिर इसलिए खोलते हैं उस अरब सरजमीन पर जहां अल्लाह के नबी ने मुमानियत कर दी थी, क्योंकि ये उन्हीं के बिठाए हुए एजेंट्स हैं ना, लोग हैं। तो वो क्यों हमारा साथ देंगे? क्योंकि उम्मत का कॉन्सेप्ट, उम्मत से तो एक मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन जो हुक्मरान ऊपर बैठे हैं ना, वो किसी और के इशारे पे आके बैठे हुए हैं। तो हमारी गलत फहमी है कि वो कभी एक उम्मत वापस होने देंगे। कुरैशी साहब आवाज आ रही है आपको? जी, नदीम कुरैशी साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप?
प्रॉब्लम है रिसेप्शन का। कुरैशी साहब। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आप। अच्छा कुरैशी साहब, क्विकली, चूंकि अब आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, मैं चाहूंगा क्लोजिंग रिमार्क्स आप देते हैं। और सब लोग ये चाह रहे हैं, जो हमारे पैनलिस्ट है बाकी, वो इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि ज़ाहिर है इसका किसी हद तक फायदा जरूर है, लेकिन इंटरनेशनली ये दुबई के वाले से थेपो साहब ने बात की, ज़ाहिर है वहाँ से ऑफिस अगर रिमूव कर दिए जाए तो दुबई बिल्कुल ठप करके बैठ जाएगा नीचे। लेकिन अगेन, जब तक आप प्लान नहीं करेंगे चीज़ों को, अपनी जो आपकी अहमियत है उसको कैश नहीं करवाएंगे, चाहे वो आप रशिया से करवाएं, चाहे अमेरिका से करवाएं, सुपर पावर्स जो है या चाइना है, जब तक आप अपने आप को इन पावर्स के साथ अपनी इंपॉर्टेंस को उजागर नहीं करेंगे, ज़ाहिर है वो आपको उस लेवल पे आपके साथ तो डील नहीं करेंगे। तो ये सारी इससे 2 दिन का जो इजलास है, इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए सफीर साहब, बहुत दुनिया में डायलॉग बड़ी इंपॉर्टेंस है। जी जी, आप और मैं आज डिजिटल मीडिया के दौर में जिंदा है। बिल्कुल। पूरी दुनिया इस कॉन्फ्रेंस को अगर फोकस कर रही है, इस पे लिखे जा रहे हैं, इस पे तारीफ हो रही है, इट मीन इसकी इंपॉर्टेंस है। आज पूरी यूरोपीय को कोशिश कर रही है कि वो यूक्रेन जंग से की बात यूनियन वो खत्म कर दे, नाटो वो कोशिश मंजिल की तरफ मैं ये पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में। कुरैशी साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोई टेक्निकल इशू है, मैं माजरत चाहता हूं आपसे। और चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने कोशिश की कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था पाकिस्तान के लिए, और कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ज़ाहिर 23 मार्च है, और करारदाद पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान है, और 75 साल का पाकिस्तान हो गया, आज़ाद रहे पाकिस्तान, इस स्लोगन के तहत आज इस वक्त इस्लामी ममालिक इस्लामाबाद में है, नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने अपने जो वज़राए ख़ारजा हैं अपने अपने ममालिक की, और पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये बड़ा दिन है। और हमें पॉलिटिकल जो हमारे इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, और ये चूँकि पाकिस्तान है तो आपकी हमारी सियासत भी है, हमारा ये मुल्क आबाद रहेगा, शाद रहेगा, तो हम ये तमाम एक्टिविटीज़ कर सकेंगे, और मुल्क के वसी तर मफाद में पॉलिसीज़ भी बननी चाहिए, काम भी होना चाहिए, और इख्तलाफात बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इख्तलाफात मुल्की मफादात के ऊपर उनको तरजीह नहीं देनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इसी ट्रैक पे चलेगा, पाकिस्तान शाद रहेगा, आबाद रहेगा, और ये जो पाकिस्तान की इतने सालों बाद पाकिस्तान को मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ, और इस चीज़ का पाकिस्तान इस्लामी ममालिक को लीड भी करेगा फ्रंट से, और पाकिस्तान दुनिया में अपना एक मुकाम जो है उसको भी बरकरार रखेगा, और आगे की तरफ तरक्की करता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।